जय हिंद। अगर आप लोग भी बिहार दरोगा अधिनायक अनुदेशक 122 पोस्ट का एग्ज़ाम 29 जुलाई को देने जा रहे हैं तो यह वीडियो आप लोग के लिए अभी तक का सबसे बेस्ट वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि बिहार पुलिस हवलदार क्लर्क 64 पोस्ट का जो एग्ज़ाम हुआ था 10 जून को, उसमें साइंस के सभी प्रश्न कहाँ से पूछे गए थे। क्योंकि दोनों एग्ज़ाम का सिलेबस लगभग सेम है, तो इसमें भी उसी प्रकार का प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। और ख़ासकर जो साइंस के प्रश्न पूछे जा रहे हैं उससे स्टूडेंट काफ़ी परेशान हो रहे हैं कि ये कथन निष्कर्ष वाले प्रश्न कहाँ से पूछे जा रहे हैं। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं कि 64 पोस्ट का जो एग्ज़ाम हुआ इसमें साइंस के प्रश्न किस किस बुक से थे और किस चैप्टर से थे, क्योंकि इस 122 पोस्ट वाले में भी आपसे इसी प्रकार का प्रश्न पूछा जाएगा। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट प्रश्न आपका है कि रदरफोर्ड के सोने की पन्नी के प्रयोग में इनमें से कौन सा परिणाम सही नहीं है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा तेज गति से चल रहे अधिकतर अल्फा कण वापस आ गए। ये इसका कथन सही नहीं है, तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए एनसीईआरटी में आपको ये चारों ऑप्शन हूबहू मिल जाएगा। जब आप क्लास 9th का एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे तब वहाँ आपको मिलेगा रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, जहाँ देखिए लिखा गया है कि तेज गति से चल रहे अधिकतर अल्फा कण सोने की पन्नी से सीधे निकल जाते हैं, यानी अधिकतर कण सीधे निकल जाते हैं। फिर आपसे लिखा गया है कि कुछ अल्फा कण पन्नी के बहुत छोटे कोण से विक्षेपित हो जाते हैं। उसके बाद है कि आश्चर्यजनक रूप से प्रत्येक 12,000 कणों में से एक कण वापस आ गया। यानी देखिए यहाँ से हूबहू ऑप्शन आपका बनाया गया एनसीईआरटी 9 क्लास चैप्टर नंबर 4 से। अब अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में इनमें से कौन सी अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ये तीनों जो है आपका विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। अब देखिए एनसीईआरटी में ये तीनों आपको हूबहू दिखाएंगे ये समीकरण। तो देखिए जब आप क्लास 10th का एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे तब विस्थापन अभिक्रिया में देखिए यह तीनों उदाहरण हूबहू लिखा गया है और यहीं से पूरा कॉपी पेस्ट कर दिया गया है क्वेश्चन में। तो जितने भी लोग 122 पोस्ट का एग्जाम देने जा रहे हैं उन सब के लिए यह काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। अगला प्रश्न है कि एक्वारेजिया के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो जो इसका सही आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए केवल 3 कथन जो है सही नहीं है। लेकिन इसका ऑप्शन जो जिस तरह से सेट किया गया है इसमें केवल 3 नहीं दिया गया। अब देखिए एनसीईआरटी में ये आपको दिखाते हैं कि ये पहला, दूसरा और चौथा ये तीनों कथन सही है। देखिए जब आप क्लास 10th का एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे अम्ल और क्षार के बारे में, तो वहाँ देखिए एक्वारेजिया के बारे में लिखा गया है कि इसमें 3:1 में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण होता है। अब देखिए लिखा गया है कि एक्वारेजिया भभकता द्रव के साथ जल प्रबंधन संक्षारक है, जो आपका था ऑप्शन किसमें था, देखिए ऑप्शन 2 में यही है। ये भभकता द्रव होने के साथ प्रबल संक्षारक है। और ऑप्शन 4 में क्या है, यह गोल्ड एवं प्लेटिनम को गलाने में समर्थ होता है। तो देखिए यहाँ भी लिखा है कि यह उन अभिकर्मकों में से एक है जो गोल्ड एवं प्लेटिनम को गलाने में समर्थ होता है। यानी ये तीनों कथन जो है आपका सही है, 1, 2 और 4। केवल 3 जो है गलत है, लेकिन आपका ऑप्शन उस तरह से सेट नहीं किया गया। अब देखिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि यहाँ 2 कथन दिए गए हैं जिनमें क्रमशः अभिकथन ए और कारण आर के रूप में चिन्हित किया गया। देखिए अभिकथन ए में है कि लवाइजिए ने सबसे पहले तत्व की परिभाषा को प्रयोगात्मक स्थापित किया, तो कथन ए सही है। कारण आर है कि उनके अनुसार तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक अभिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। कारण आर भी सत्य है और इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा। ए और आर दोनों सत्य है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या है। तो देखिए ये भी प्रश्न एनसीईआरटी से हूबहू उठाया गया है। जब आप क्लास 9th का एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे तो वहाँ देखिए चैप्टर का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, ये चैप्टर का नाम है। और वहाँ आपको एक टॉपिक मिलेगा तत्व। जब आप उसको पढ़ेंगे तब देखिए लिखा गया है कि फ्रांस के रसायनज्ञ एंटोनी लवाइजियर ने सबसे पहले तत्व को परिभाषित किया, जो पहला कथन था। और दूसरा कथन था कि उनके अनुसार तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक अभिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। जो दूसरा कथन आपका था कि अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ से हूबहू प्रश्न आपके बन रहे हैं अब एग्जाम में, तो एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी हो गया है। अब देखिए अगला प्रश्न है कि धातु और धातु को कॉलम 1 और 2 से मिलान करना है।
तो पारा जो होता है ये द्रव धातु होता है, एकमात्र धातु है जो द्रव अवस्था में रहता है। तो 1 का C हो जाएगा और इसे मिलाने पे ही आपका आंसर आ जाएगा B। उसके बाद अब देखिए 2 का हो जाएगा A। गोल्ड जो है सबसे तन्य धातु है। ग्रेफाइट एकमात्र ऐसा अधातु है जो विद्युत का सुचालक होता है, तो 3 का D हो जाएगा। और 4 पोटेशियम का B हो जाएगा, सबसे क्रियाशील धातु है। ये प्रश्न आपको कहाँ मिलेगा? जब आप क्लास 10th का NCERT चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे, तब धातु अधातु चैप्टर का नाम है और उसमें एक टॉपिक मिलेगा भौतिक गुणधर्म। जब आप इसको पूरा पढ़िएगा धातु के भौतिक गुणधर्म के बारे में, तब इसमें आपको सभी एग्जाम्पल बताए गए हैं। अब अगला प्रश्न है कि स्थितिज ऊर्जा के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन C। स्थितिज ऊर्जा कण के स्थिति और विन्यास के कारण संचय ऊर्जा है। देखिए ये प्रश्न आपका बना है 9th क्लास के NCERT चैप्टर नंबर 10 से, जहाँ आपको देखिए जब आप स्थितिज ऊर्जा पढ़ेंगे तब आपको लिखा गया है कि विभिन्न उदाहरण को देकर उसके बाद आपको बताया गया है कि उपरोक्त परिस्थितियों में वस्तु पर किए गए कार्य के कारण इसमें ऊर्जा संचित होती है, यानी स्थितिज ऊर्जा में संचित ऊर्जा होती है। तो यहाँ से यह प्रश्न बना है। तो देखिए जितने भी कथन निष्कर्ष वाले प्रश्न हैं वो पूरी तरह से NCERT से बनाया जा रहा है। अब अगला प्रश्न है कि गुरुत्वाकर्षण का अभिकथन A और अभिकथन R है, तो इसको चिन्हित करना है कि अभिकथन A और R सही है या नहीं। देखिए अभिकथन A है कि गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किसी स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु पर किया गया कार्य धनात्मक होता है, तो बिल्कुल सही है। और कारण R है कि जब लगाए गए बल और विस्थापन एक ही दिशा में होता है तो किया गया कार्य धनात्मक होता है। कारण R भी सही है और यह सही व्याख्या कर रहा है, तो इसका आंसर A हो जाएगा। देखिए जब आप क्लास 9th का NCERT पढ़ेंगे तो चैप्टर नंबर 10 में आपको 9 में गुरुत्वाकर्षण के बारे में दिया गया है। और जब आप NCERT क्लास 9th का चैप्टर नंबर 10 पढ़ेंगे तो उसमें टॉपिक है ऊर्जा, कार्य और ऊर्जा। वहाँ आपको देखिए दिखा गया है कि जब बल विस्थापन की दिशा के विपरीत दिशा में लगता है तो किया गया कार्य ऋणात्मक होता है, और जब बल विस्थापन की दिशा में लगता है तो किया गया कार्य धनात्मक होता है। यानी जब बल जो है विस्थापन के विपरीत दिशा में लगता है तो किया गया कार्य ऋणात्मक होता है, और जब बल विस्थापन की दिशा में लगता है तो किया गया कार्य धनात्मक होता है। तो धनात्मक कार्य के बारे में ही आपसे कारण R में पूछा गया है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक G का SI मात्रक क्या होता है? इसका जो सही आंसर होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम स्क्वायर। ऑप्शन C इसका सही आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न आपको मिलेगा 9th क्लास के NCERT चैप्टर नंबर 9, चैप्टर का नाम है गुरुत्वाकर्षण। यहाँ आपको देखिए मिलेगा कि G का जो SI मात्रक होता है वो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर kg माइनस स्क्वायर। जब आप इसको नीचे करेंगे तो बटे में आ जाएगा kg स्क्वायर आ जाएगा और ऊपर आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से ये पूछा गया। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि एक चालक के प्रतिरोध R निर्भर करता है। देखिए उसके लंबाई पर, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर और पदार्थ की प्रकृति पर। अभी तीनों को मिलाकर आपको पूछ रहा है कि समीकरण बनाना है, तो क्या होगा? तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन C होगा। अब देखिए ये प्रश्न भी NCERT से हूबहू उठाया गया है। देखिए जब आप 10th क्लास का NCERT चैप्टर नंबर 11 पढ़ेंगे तो चैप्टर का नाम है विद्युत, जहां आपको देखिए बताया गया है कि किसी चालक का प्रतिरोध जो है चालक की लंबाई, उसकी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल तथा उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है। और इन तीनों के अनुसार आपको यहाँ देखिए एक समीकरण बनाया गया है जहाँ से आपको हूबहू प्रश्न पूछा है। अब अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सा समजात अंक का उदाहरण नहीं है? तो इसका जो सही आंसर होगा पछली एवं तितली के पंख। ऑप्शन C। अब देखिए ये प्रश्न आपको NCERT में भी मिलेंगे, लेकिन ये प्रश्न लुसेंट में भी मिल जाएंगे। जब आप लुसेंट में साइंस में बायोलॉजी के टॉपिक में जैव विकास पढ़ेंगे तब देखिए वहाँ समजात अंक दिया गया है और यहाँ विभिन्न सारे उदाहरण दिए गए। जैसे देखिए सिल्क के फ्लिपर, चमगादड़ के पंख, घोड़े की अगली टांग, बिल्ली का पंजा और मनुष्य के हाथ की मैलिक रचना। तो यहाँ से ये प्रश्न पूछा गया बना। अगला प्रश्न देखिए कि डैश को आनुवांशिक का जनक कहा जाता है। तो ये बेसिक प्रश्न है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेंडल हो जाएगा। तो देखिए जितने भी कथन निष्कर्ष के प्रश्न हैं वो केवल आपको NCERT में ही मिलेंगे, और जो 1 लाइनर प्रश्न है वो आपको लुसेंट में भी मिल जाएंगे। तो जितने भी लोग
29 जुलाई को एग्ज़ाम देने वाले हैं वे सभी अभी से ही लुसेंट और एनसीईआरटी का रिवीजन कर लें। यहाँ से प्रश्न आपका 100% है कि बनेगा, और जब आप 29 जुलाई को एग्ज़ाम हो जाएगा तो फिर मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा कि साइंस के सभी प्रश्न किस तरह से एनसीईआरटी से पूछा गया है। बाकी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।